हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और कल मैं वीडियो केस स्टडी पे इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे घर की तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत आवाज़ हो रही है। इवन अभी भी होगी बट थोड़ा सा आप मेरे साथ बियर कर लेना। हाँ, चलिए तो फिर आज की केस स्टडी से शुरू करते हैं। सन लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 40% शेयर इन मून लिमिटेड। एक हमारा कौन सा है? सन लिमिटेड है। उसने मून लिमिटेड में कितना परसेंट कर रखा है? 40%। कब और कितने के लिए? 5 लाख के लिए। ठीक है, और कब किया है? 1/7/2023 में। मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार लिमिटेड। अब मून लिमिटेड किस में? एक सेकंड में इसके लिए नया पेज निकालती हूँ, ऊपर कर सकते हैं। कौन है हमारा? एक है हमारा सन लिमिटेड, जिसने मून लिमिटेड में क्या कर रखा है? 40% स्टेक होल्ड कर रखा है। और मून लिमिटेड ने किस में कर रखा है? स्टार लिमिटेड में। और कितना? 40%। इसने कितना किया है? 5 लाख। 5 लाख। और डेट कितनी है? 1/7/23। ठीक है, अब देखिए इसमें मून सन का क्या है? एसोसिएट है। स्टार्स मून की क्या है? एसोसिएट है। इसमें कोई भी हमारा होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं? सन का कोई भी रिलेशन किससे नहीं है? स्टार से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर मून सन की सब्सिडरी होती तो फिर स्टार हमारा क्या बन जाता? एसोसिएट बन जाता सन का। लेकिन अभी इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन है, और मून और स्टार का रिलेशन है। सन और स्टार का कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहाँ तक पढ़ा? नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून लिमिटेड। कर सकता है क्योंकि वो उसकी एसोसिएट है ना, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो एक्सरसाइज कर ही सकता है। मून लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑन 15/9/2023 फॉर द ईयर एंड ओके, इसके लिए एक नया पेज यहाँ पे। कब डिक्लेयर किया उसने? 15/9/23 को। लेकिन किया कब का है? 22-23 का। लेकिन हम कब बने हैं? वो क्या बोलते हैं, हमारे पास 40% कब आया है? 23-24 में। तो वो जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्री एक्यूजिशन डिविडेंड हो जाएगा। कितना? 80,000 उन्होंने दिया है। ठीक है, 80,000 दिया है, उसका कितना परसेंट? 40%। तो 40% कितना आएगा हमारा? 32,000। अब आगे, फॉर द ईयर 2023-24 मून लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो मून लिमिटेड ने किया है, तो सन लिमिटेड का कितना वो होगा प्रॉफिट में हक हमारा? पर हम कितने महीने के लिए होल्ड कर रहे थे? 9 मंथ के लिए। तो हमारा परसेंटेज वो शेयर में कितना परसेंट होगा? क्योंकि हमने 1/7/23 को खरीदा है, तो प्रॉफिट में कितना हक होगा हमारा? सिर्फ 9 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए नहीं होगा। तो 3 लाख का 40%, वो भी कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,20,000। उसके बाद अब 24-25 में उन्होंने कब का वो डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 23-24 का। तो 23-24 में तो हम वो थे, क्या बोलते हैं, मालिक थे। लाइक हम तो होल्ड कर रहे थे, तो हमें क्या मिलेगा? पूरा ये डिविडेंड मिलेगा। कितना परसेंट? 40%। 90,000 इंटू 40% कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है, अब चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। With respect to relation between companies, it can be said that Star is associate of Sun। नहीं, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट ऑफ सन। नहीं, सिर्फ सन की एसोसिएट कौन है? मून लिमिटेड है। मून इज एन एसोसिएट ऑफ सन।
मून सन की एसोसिएट है। यस, यही आंसर सही है। अब दूसरा देख लेते हैं। सन इज पेरेंट ऑफ बोथ, नहीं, वो सब्सिडरी है ही नहीं, वो सब्सिडरी और होल्डिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो एक दूसरे से कोई पेरेंट कंपनी तो नहीं है कोई भी। ठीक है, अब ये व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब AS13 के हिसाब से। कब? वो हमसे 31 मार्च 2024 का पूछ रहा है। तो हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 5 लाख। उसमें से माइनस कर दो अपना प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना था? 32,000। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4,68,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब हमारा कंसोलिडेटेड में हम कौन सा एस फॉलो करेंगे? AS23। ठीक है, हमारा कब के लिए पूछ रहा है? वो 31 मार्च 2024 के लिए ही पूछ रहा है। तो अब हमारा कितना होगा? 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से माइनस कर दो अपना प्री एक्विजिशन और उसमें ऐड कर दो उस साल का अपना प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना निकला था? ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और हमारा ये क्या है? हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट कितना था? 1,20,000। कितनी खिचड़ी पकाती हूँ ना मैं। 5 लाख माइनस 32,000 प्लस 1,20,000, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5,88,000। हम नेक्स्ट में आते हैं। एज पर AS23 the existence of significant influence by an investor is usually evidenced in one or more of the following ways. Participation in policy making process, हाँ, significant influence होता है, arise होता है। Interchange of manager personnel, हाँ होता है। Receive of right to receive dividend, नहीं। अगर ऐसा ही है तो फिर जितने भी शेयर होल्डर्स है सब हमारे क्या बन जाएंगे? वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो ये नहीं होता। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? A, B और D। तो ढूंढते हैं। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं। A, B, C नहीं, B, C, D नहीं, A, B, D, हाँ, तो हमारा क्या है? फोर्थ है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Surya Limited has two fixed assets. FA1 is being carried in the balance sheet for 600 lakhs and FA2 is being carried at 300 lakhs. As at 31st March 2024, the value in use for FA1 is 500 lakh and net selling price is 550 lakh. ठीक है, और हमारा ठीक है, हमारा FA1 क्या है? हमारी रिकवरेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू इन यूज जो कि हमारा कितना है? वैल्यू इन यूज जो कि हमारा कितना है? 500। और हमारा नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग NSP हमारा कितना है? 550। हम इसका क्या लेंगे? विच एवर, विच एवर इज हायर। तो ये हायर क्या है? 550 लाख। और हमारी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? वो 600 लाख का दिख रहा है। ठीक है, अब हमें 600 लाख से कितने में जाना है? 550 लाख में। अभी उसने आगे बोला है द कंपनी डिड अपवर्ड रिवैल्यूएशन लास्ट ईयर फॉर 20 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 20 लाख का। तो ये 20 लाख तो हमारा किससे डेबिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। और जो हमारा 30 लाख है ना, वो किस में चला जाएगा? हमारा P&L में। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहले हम पहला वाला पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच इज द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस फॉर करेंट ईयर फॉर FA1? हमारा टोटल कितना हुआ है? 600 से 550 जाने में हमारा टोटल लॉस कितना हुआ है? 50 लाख हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। हाउ मच इम्पेयरमेंट लॉस विल बी चार्ज टू P&L फॉर करेंट ईयर फॉर FA1? हमारा P&L में कितना जाएगा? 30 लाख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं।
हाउ मच इज द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस फॉर करेंट ईयर। चलो अब FA2 की बात आ गई है, तो FA2 की वैल्यू कितनी है 300 लाख। अब वैल्यू हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं 350 और 320 विच एवर इज हायर, हमारा 350 है हायर, और हमारी वैल्यू कितनी दिखा रही है 300 लाख। तो इसका मतलब इसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है, इसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन ही हो रहा है हमारा उल्टा, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कोई भी नहीं है, तो क्या है नील आंसर है। व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू इन ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर FA1। FA1 के लिए क्या होगा, अब वो किस में दिखेगा 550 में ही दिखेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी का 1। अब नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। केतन प्राइवेट लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ फाइनेंस लीज agreement with Mehra Limited for acquiring machinery. The lease term is 4 years. The machinery fair value at the inception मतलब starting of the lease is 20 lakh. The annual lease rent is 6,25,000 payable at the end of each year. The lease includes a guaranteed residual value of 1,25,000 and an expected residual value ऑफ 3,75,000। अब ये हमारा इम्प्लिसिट रेट दे रखा है 15%, जिसमें हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या दे रखी है ये, ठीक है। अगर हमारा गारंटीड 1,25,000 है तो हमारा अनगारंटीड कितना होगा 2,50,000। आई डोंट थिंक इस वाले क्वेश्चन में उसका कोई यूज भी है, ठीक है। अब पहले में आते हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ओवर द लीज टर्म। देखो पहले तो देखो यहाँ पे वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे ना, तो आप प्रेजेंट वैल्यू मत निकाल लेना, इसकी पहले अभी वो मिनिमम लीज पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो नॉर्मली पूछ रहा है, तो हमारा हर महीने हर साल हम कितना देंगे इतना, और हम उसे लास्ट में कितना देंगे गारंटीड भी देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉरी माफ करना, 6,25,000 कितने साल में देंगे, कितने साल देंगे 4 साल, और उसके साथ साथ हम गारंटीड भी देंगे 1,25,000। तो 6,25,000 इंटू 4 प्लस 1,25,000, तो हमारा आंसर क्या है सी 26,25,000, ठीक है। What is the present value of the minimum lease payment using the implicit rate। अब होगा 6,25,000 इंटू जो भी हमारा पूरा का पूरा प्लस करके हमारा वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू, और इसका क्या करेंगे, इसको किससे इंटू कर देंगे लास्ट ईयर वाले से। लास्ट ईयर का क्या है हमारा 0.5718। अब हम पहले सारे ऐड कर लीजिए, 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718, तो हमारा टोटल कितना आ गया 2.855। इसको इंटू कर दीजिए 625,000 एम प्लस 1,25,000 इंटू 0.5718 एम प्लस MRC, तो हमारा कितना आ गया टोटल 18,55,850। तो इसका आंसर क्या है बी, ठीक है। देखो बहुत से लोग हो सकता है वो 6,25,000 को इंडिविजुअली इससे इंटू करें, फिर इसको इंटू करें, फिर इसको इंटू करें, फिर इससे इंटू करें, फिर उसको वो निकाल दें, उसका वो निकाल दें, क्या बोलते हैं ऐड करके, फिर इसका इसको इंटू करके ऐड करें। मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा इजी है ना, सारे प्लस कर लो, ये तो हमें चारों साल देना ही है, उसको इंटू कर दो, इसको इंडिविजुअली अलग से लास्ट ईयर से कर दो, है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एट व्हाट वैल्यू शुड द लीज asset and corresponding lease liability be recognized in the books of Ketan Private Limited at the inception of lease, ठीक है। वो हमारा क्या होता है फेयर वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी 20 लाख,
20 लाख थी और हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितना निकली है, ये निकली है, अभी ऊपर निकाली हमने 18,55,850। अब हम इसका क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर। हमारा लोअर क्या है 18,55,850, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। What is the present value of the lease payment for the first year? 6,25,000 into कितना था पहले में 0.8696। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो करना पड़ेगा इनटू, तो हमारा क्या हो जाएगा 5,43,500। ओके, अब बहुत से लोग ये कहेंगे वो तो फर्स्ट ईयर का है ना, तो उसको तो 1 से ही इंटू होना चाहिए। नहीं, आप हर साल के एंड में दे रहे हो, तो ये होता है हमारा एंड का। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में दे रहे होते तो आपका होता 6,25,000। ये केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 शुभम लिमिटेड परचेज सम लैंड फॉर 30 लाख फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। हमें क्या बनानी है, फैक्ट्री, हमें असेट कौन सा तैयार करना है, फैक्ट्री। और उस जो 30 लाख में है ना, वो लीगल कॉस्ट भी इनकर हुई है और वो इंक्लूडेड है उसमें, और वो हमारे एक्यूजिशन ऑफ लैंड के लिए ही हुई है, असेट खरीदने के लिए ही हुई है, तो वो हमारे लिए इंक्लूडेड ही रहेगी क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन वर्क कुड स्टार्ट ऑन 1 मई 2022 एंड शुभम लिमिटेड, ये सब हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दे रखा है। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन पर मंथ है। ठीक है, अभी देखते हैं कितने मंथ लगे हैं। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये भी होगा। बट रीलोकेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज टू अ न्यू फैक्ट्री, क्या ये हमारा कोई हेल्प कर रहा है, क्या बोलते हैं, असेट को तैयार होने में? नहीं, ये तो एम्प्लॉय कब आते हैं, जब हमारी फैक्ट्री एक्चुअली बन के तैयार हो जाएगी तब आएंगे ना। ये फैक्ट्री हमारे असेट से रिलेटेड तो नहीं है, तो फिर ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। इनॉग्रेशन भी हमारी फैक्ट्री तैयार होने के बाद होता है, तो फिर ये भी हमारा नहीं आएगा। ओवरहेड जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, कंस्ट्रक्शन से, पर मंथ है, याद रखना, तो वो भी इंक्लूड होगा। हमारे जर्नल ओवरहेड है अलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय द मैनेजर। पहली बात तो जनरल ओवरहेड हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड ही नहीं होते, तो ये 30,000 नहीं होगा। और उसमें से ये जो 24,000 है वो हमारे नॉर्मल ओवरहेड होने चाहिए थे, मतलब 30,000 नहीं, हमें 24,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। उसमें से भी 15,000 किसके हैं, हमारे ऑडिटर के, सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के। पहली बात तो हमें 30,000 से ही मतलब नहीं है, 30,000 से नहीं है तो 24,000 से भी नहीं है, 24,000 से नहीं है तो 15,000 से भी नहीं है, तो मतलब ये हमारे लिए रेलिवेंट है ही नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। हमने स्टार्ट कब की थी, मई में की थी ना, 1 मई से। ठीक है, एंड प्रोडक्शन कुड बिगिन ऑन 1 फरवरी 2023। हमारा डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट हो जाता है, जब हमारी कोई भी असेट हमारा रेडी टू यूज हो जाता है, तो हमारा डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से। The overall useful life of the factory building was estimated at 40 years from the date of completion. However, it was estimated that the roof will need to be replaced 20 years after the date of completion. Okay, ये हमारा कौन सा हो गया, कंपोनेंट वाला आपने पढ़ा है ना पीपीई में, कंपोनेंट वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बन गया है। एक हमारी पूरी फैक्ट्री है, एक हमारी फैक्ट्री है, उसमें से रूफ है। फैक्ट्री की लाइफ कितनी है, 40 इयर्स, और रूफ की लाइफ कितनी है, 20 इयर्स। और हमारी दैट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करेंट प्राइस वुड बी 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि रूफ की जो प्राइस है ना, वो हमारी जितनी भी हमारे असेट की वैल्यू होगी उसमें से 25% इसका है, रूफ का है। तो अब हम फैक्ट्री को अलग डेप्रिशिएट करेंगे और रूफ को अलग डेप्रिशिएट करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस्ड बाय अ लोन ऑफ 28 लाख borrowed on 1 April 2022. The loan was taken at an annual rate of interest of 9%.
During the period when the loan proceed had been fully utilized to finance the construction, Shubham Limited received investment income of 25,000 on the temporary investment of the proceed. ये हमारी एक वो स्पेसिफिक बोरोइंग है, ठीक है। स्पेसिफिक बोरोइंग अगर होती है तो हम उसमें से जो भी इनकम होती है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। और नीचे उन्होंने बताया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट ऑल ऑफ द नेट फाइनेंस कॉस्ट, नेट फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, हमारी बोरोइंग कॉस्ट। तो जो भी हमारी बोरोइंग कॉस्ट आएगी उसको हम एलोकेट किसके लिए करेंगे, फैक्ट्री के लिए करेंगे, ना कि बिल्डिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लैंड हमारा क्वालिफाइंग असेट नहीं होता। क्वालिफाइंग असेट मतलब जो कोई सिग्निफिकेंट टाइम लेता है बनने के लिए, ठीक है। लैंड तो हमारा हमेशा से रेडी टू यूज होता है, तो इस वजह से फैक्ट्री में एलोकेट करेंगे। और हम इंटरेस्ट कॉस्ट कब तक कितने मंथ के लिए कैपिटलाइज करेंगे, 9 मंथ के लिए। अब पहले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन विल बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। 2 लाख इनकर्ड एज लीगल कॉस्ट। वैसे तो मुझे पता है यही आंसर सही है, बट आगे पढ़ लेते हैं। रीलोकेटिंग का, एम्प्लॉयज का नहीं, इनॉग्रेशन का नहीं, जर्नल ओवर हेड्स नहीं, तो ये तीनों तो नहीं है। इसका आंसर क्या है, ए। What amount of employment cost of construction worker will be capitalized to the cost of factory building? एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हमारा कितना था, 29,000 था। और कब, 1 मई से किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2,32,000। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। हमारा लोन कितने का था, 28 लाख का। तो हमारा कितना है, 28 लाख। कितने परसेंट, 9%। और उन्होंने खुद ही बता दिया हम कितने महीने का कैपिटलाइज करेंगे, 9 मंथ का। गाइस मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी इसमें बनती है। 28 लाख इंटू 9% इंटू 9/12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1,89,000। What will be the carrying amount that is after charging depreciation of the factory in the balance sheet of Shubham Limited as at 31st March 2023? 8,89,000 आई तो है, बट हम उसमें से कितना माइनस करेंगे, 25,000 माइनस भी करेंगे। तो हमारा बोरोइंग कॉस्ट कितना बचेगा, ये नहीं, डी बचेगा, 1.64 लाख। कैपिटल वो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग का पूरा है कितना, पहले तो लैंड का वैल्यू, फिर उसके बाद जो लेवलिंग की वैल्यू आई है 80,000, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कितना, 29,000 तो हमारा 1 महीने का है, इंटू 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,32,000, ठीक है। उसके बाद हमारा मटेरियल परचेज जो किया है वो कितने का है, 21,24,000। फिर हमारा जो रीएलोकेशन का नहीं आएगा, इनॉग्रेशन का नहीं आएगा, हमारा ओवरहेड आएगा 25,000 कितने का, 1 महीने का। हमें कितने के लिए चाहिए, 8 मंथ्स के लिए, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। अभी हमने उसके बाद एक और चीज हमारी बाद में बची है, वो है हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, बोरोइंग कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा, वो कितनी निकली हमारी, 1,64,000। इन सबको ऐड करिए, 30 लाख प्लस 80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 21,24,000 प्लस 2 लाख प्लस 64,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 58 लाख। अब 58 लाख में हमारी लैंड की वैल्यू है 30 लाख, उसमें तो हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और हमारी 2 चीज़ों में डिवाइड हो गई है। एक तो हमारी फैक्ट्री है, मतलब हमारी फैक्ट्री है एक तो हमारी, दूसरा हमारा क्या है, एक तो फैक्ट्री है, दूसरा क्या था मैं भूल गई, रूफ था, ठीक है। अब
क्या बोलते हैं 58 लाख में 30 लाख चला गया तो हमारा 28 लाख बचा। अब 28 लाख में उन्होंने बोला था 25% क्या है हमारा, रूफ है, तो ये 7 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 21 लाख। अब हम इसमें से क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, और इसमें से भी क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। चलिए हम इसको अलग पेज में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा मैंने जगह ही नहीं छोड़ी है। फैक्ट्री कितने की है हमारी, फैक्ट्री कितने की है, फैक्ट्री हो गया, रूफ हो गया, कितने की है ये हमारी 21 लाख, ये हमारी कितने की है 7 लाख की। डेप्रीसिएशन कितने महीने के लिए लगेगा, 3 मंथ्स के लिए लगेगा। तो कैसे करेंगे, 21 लाख डिवाइड बाय 40 ईयर्स, क्योंकि हमारी फैक्ट्री की यूज़फुल लाइफ कितनी है 40 ईयर्स है, और कितने महीने के लिए 3/12, क्योंकि हमारा बन के कब तैयार हुई है। तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा इस साल के लिए 1 लाख, अरे 1 लाख कह रही हूँ 13,125। तो हमारी फैक्ट्री की वैल्यू कितनी बचेगी 20,86,875। अब रूफ में भी सेम करेंगे, 7 लाख डिवाइड बाय कितने ईयर्स है रूफ का 20 है, डिवाइड बाय 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा 8750। इसको भी माइनस कर देंगे हम 7 लाख से, तो हमारा कितना बचेगा 6,91,250। इन दोनों को ऐड कर दो, आपकी वो फैक्ट्री की क्या आ जाएगी, बिल्डिंग की क्या आ जाएगी, बिल्डिंग कह रही हूँ फैक्ट्री की, ये बिल्डिंग है हमारी, ये बिल्डिंग है, ये टोटल हमारी क्या है, ये फैक्ट्री है, ये टोटल फैक्ट्री है। तो 20,86,875 प्लस 6,91,250, तो हमारा कितना आ रहा है 2778125। तो हमारा आंसर क्या है सी। ठीक है, यहाँ पे मेरी साइड से तो सारी केस स्टडी जितनी मुझे मिली वो ख़त्म हो गई हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा केस स्टडी मिले तो आप मेरे को बता देना, आप मेरे को भेज देना। भेजोगे कहाँ पे, आप बोल देना कि कौन से अटेम्प्ट की कौन सी वाली क्या बोलते केस स्टडी मेरे से छूट गई है। ठीक है, मैं वो आपको किसी और वीडियो में बना के दे दूंगी। और अगर आप कोई गाइडेंस चाहिए या फिर जिस भी तरीके की आपको वीडियो चाहिए वो आप बता दीजिएगा, मैं आगे बना दूंगी। थैंक यू।